देखिए, हम काफ़ी देर से बात कर रहे थे 101 रीजंस वाई आई विल वोट फॉर मोदी, और आपने पूछा कि इस बार वोट काम पे पड़ेगा, राम पे पड़ेगा या जात पे पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से हमें एक वोटर के माइंड के अंदर जाना पड़ेगा। तो आपने पूछा कि वोट काम पे पड़ेगा, राम पे पड़ेगा या जात पे पड़ेगा, राइट। इसको एनालाइज करने के लिए हम एक वोटर के माइंड के अंदर चलते हैं, और आई विल कॉल इट ABCD ऑफ अ वोटर्स माइंड। ठीक है, हम सब ने मैथ्स पढ़ी है, हम लोग फंक्शंस पढ़ते थे, तो ये वोटिंग बिहेवियर है। बेसिकली एक वोटर के अंदर चला गया हूं मैं, और ये 4 फैक्टर है मेरे हिसाब से। पहला फैक्टर क्या है? ए। पहला फैक्टर है कि मेरी लाइफ में क्या चेंज आया है। ये वो वोटर है जो वोट करने जा रहा है, ईवीएम दबाने वाला है, काफी समय से मन बना रहा है। पहला फैक्टर है कि उसकी लाइफ में क्या चेंज है, उसकी लाइफ अच्छी हुई है, उसकी लाइफ बेकार हुई है, किस समय में, उस वोटिंग टाइम में। तो अगर मैं अभी की बात करूं तो 2014 से 2024 के बीच में उसकी लाइफ अच्छी हुई है, उसकी लाइफ खराब हुई है। पहला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा फैक्टर, उसकी आइडेंटिटी क्या है। उसकी आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी मतलब उसकी कास्ट क्या है, उसका रिलीजन क्या है, वो किस रीजन से आता है। आजकल हम नॉर्थ वर्सेस साउथ की डिबेट सुन रहे हैं। उसका जेंडर क्या है, कहते हैं वुमेन रिजर्वेशन। उसकी एज क्या है, कहते हैं मैं तो यूथ है, यूथ को वोट करूंगा। उसकी लैंग्वेज क्या है, हम देखते हैं कि स्टालिन जी को हिंदी नहीं पसंद है, किसी को हिंदू नहीं पसंद है, किसी को कुछ नहीं पसंद है। तो उसकी आइडेंटिटी क्या है, मतलब वो अपने तरह के लीडर के लिए वोट करना चाहता है। ये एक दूसरा फैक्टर है जिसको वोटर दिमाग में रखता है। तीसरा फैक्टर है जिससे मेरे को डायरेक्टली फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं उसमें प्राइड लेता हूं। वो क्या है? नेशन की वेलबींग। ये मेरी खुद की वेलबींग थी, मतलब मेरी खुद की वेलबींग, बिकॉज हम लोग सेल्फिश हैं। ये है कि भाई मेरी कंट्री मैच जीतती है, मुझे तो कुछ नहीं होता, मेरी कंट्री मैच जीती, बट आई फील प्राउड अबाउट इट, राइट। अगर G20 मेरी कंट्री अच्छे से करती है, आई फील प्राउड अबाउट इट। भारत के प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं, उनका सम्मान होता है, आई फील प्राउड अबाउट इट, राइट। मेरे को खुद डायरेक्टली शायद फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आई फील प्राउड अबाउट इट। तो ये भी एक फैक्टर है। कितना बड़ा फैक्टर है हम इस पर बात करेंगे। जो तीसरा फैक्टर है, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है कि ये सब जो एग्जीक्यूट कर रहा है A+B+C, ये कौन एग्जीक्यूट कर रहा है? ये कोई लीडर एग्जीक्यूट कर रहा है, और लीडर एक पॉलिटिकल पार्टी से आता है। ठीक है, ये फ्रेमवर्क है हमारा। इसी पे हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर कि वोटर वोट करता कैसे है। तो देखिए 2000, और इसमें एक और लेयर है। तो एक तो ये लेयर हो गई, एक और लेयर है कि हर वोटर के लिए सेम नहीं है। जो गरीब वोटर है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मिडिल क्लास है उसके लिए भी कुछ ये इंपॉर्टेंट है, कुछ ये भी इंपॉर्टेंट है, कुछ ये भी इंपॉर्टेंट है। लीडर और पार्टी तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो काफी रिच वोटर है उसके लिए शायद नेशन की वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए शायद उसके लिए इन्वेस्टमेंट आए, वो विदेश में जाकर व्यापार अच्छा कर पाए। तो हम जो सबसे बड़ा वोटर है, जो पुअर वोटर है, EWS है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, गांव देहात में रहता है, शहरों में भी जो लोअर मिडिल क्लास है, उसको लेते हैं क्योंकि उसकी वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा है। हम में से तो बहुत सारे लोग छुट्टी मनाने चले जाते हैं वोटिंग वाले दिन। तो उसको देखते हैं कि उसके जीवन में 2014 से 2024 में क्या फर्क पड़ा है। देखिए, वो सुबह उठती है, महिला सुबह उठती है तो देखती है कि मैं पक्के घर में उठी हूँ। पहले वो झाड़ फूस के घर में रहती थी। और ये फर्क बहुत ड्रास्टिक फर्क होना चाहिए अगर ये फैक्टर बनने के लिए। ऐसा नहीं कि छोटा सा फर्क, इट शुड बी ड्रास्टिक फर्क, राइट। वो देखती है कि मैं पक्के घर में उठी हूँ, एकदम से ये फैक्टर ऊपर हो जाता है। उसके घर में बिजली आ रही है जो पहले नहीं आती थी। भारत में पहले 12.5 घंटे एवरेज बिजली आती थी, आज भारत में 10 साल बाद 22.5 घंटे एवरेज बिजली आती है। सीधे फर्क दिखता है। पहले एक महिला को गांव में टॉयलेट कहाँ जाती थी, वो टॉयलेट जाती थी झाड़ फूस में सुबह सुबह 5 बजे से पहले उसके उठ के। उसे अंधेरे का इंतजार करना पड़ता था सुबह भी और शाम भी, जिससे वो शौच के लिए जा सके। शी कैन गो टू द टॉयलेट। नाउ शी हैज अ टॉयलेट एट होम। ड्रास्टिक फर्क है, बिल्कुल ड्रास्टिक फर्क है एक महिला के जीवन में। सोचिए, फिर वो अपनी किचन में जाती है, गैस ऑन करती है। पहले उसे लकड़ी लानी पड़ती थी, उपले लाने पड़ते थे, उसके धुआं सूंघना पड़ता था, जो सिगरेट पी कई सारी 100 सिगरेट पीने के बराबर होता है। अब उसके घर में गैस स्टव है, गैस का सिलेंडर है। इज ए ड्रास्टिक फर्क, बहुत ड्रास्टिक फर्क है।
अब उसके बच्चे, अब वो जब ये सब के लिए जब वाटर की ज़रूरत होती है, जो टैप की ज़रूरत होती है, अब उसके पास टैप भी है। मेरी ड्राइंग देखिए ऐसी है, हाँ, तो अब उसके घर में पानी भी है, जिसको 15-15, 20-20 लीटर पानी पहले वो लेके आती थी 2, 5, 10 किलोमीटर से, राइट। आप घर में एक 10 लीटर की बाल्टी लेके घूमिए एक बार 10 मीटर भी, देखिए आपको नानी याद आ जाएगी। फिर वो अपना आराम से चिल करती है, वो अपने सास बहू के सीरियल देखती है, वो न्यूज़ सुनती है, आजकल आस्था चैनल देखती है। नहीं, उसके जीवन में भी रिलैक्सेशन का टाइम है। जैसे हम लोग नेटफ्लिक्स, रील्स में, अमेजन प्राइम में चिपके रहते हैं, एक महिला के पास भी अब जीवन में, जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, सब काम पे होते हैं, उसके जीवन में भी आराम का टाइम है। फिर जब वो बाहर जाती है तो उसकी लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, सड़कों पे कम से कम जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, वो सेफली जा सकती है। उसके पास कई तरह के डीबीटी हैं, कुछ पीएम किसान से आया है, कुछ माताजी की पेंशन से आया है, कुछ बच्चों की स्कॉलरशिप से आया है, तो ऊपर का पैसा भी खर्च कर सकती है, गाँव की हालत भी अच्छी है। तो ये सब मिला के, और ये प्रोमिसेस ऐसा नहीं कि पहली बार किसी ने किए, पर बहुत सारे लोगों ने किए, लेकिन पूरे कभी नहीं हुए। तो ये सीधे जो वोटर है एक नया, ये यहाँ पे जुड़ता है। अब ए और बी का डायरेक्ट रिलेशन है। देखिए, अगर मैं पुलिस के पास जाता हूं, मेरी कंप्लेंट नहीं लिखी जाती, तो मैं क्या करता हूं, अपने बिरादरी के आदमी के पास जाता हूं, कहता हूं भाई यादव जी आप लिखवा दीजिए मेरी कंप्लेंट, या फिर मैं अपने बिरादरी का पुलिस वाला ढूंढता हूं, अपने धर्म का पुलिस वाला ढूंढता हूं कि वो करेगा। लेकिन अगर पुलिस अपने आप ही परफॉर्म करने पड़ती है, तो मेरी कास्ट जो आइडेंटिटी है वो ब्लर होने लगती है। मतलब मेरी कास्ट का जो यूसेज है या मेरी आइडेंटिटी का यूसेज है, वो केवल मेरा शादी ब्याह, कम्युनिटी त्यौहार में काम आता है, जो होना भी चाहिए। भारत एक कम्युनिटी लेड कंट्री है, वो होना भी चाहिए। लेकिन जब ये कास्ट, रिलीजन, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में ट्रैवल कर जाती है, वो कब ट्रैवल करती है, जब आपकी गवर्नमेंट ठीक से नहीं चल रही है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसके बीच में बल्कि मैं ग्राफ बनाना चाहूंगा है, मैं एक्स एक्सिस पे कहता हूं गवर्नेंस, मतलब कि गवर्नेंस इफेक्टिव है कि गवर्नेंस एफिशिएंट है, और मैं वाई एक्सिस पे लेता हूं आइडेंटिटी, मतलब आपकी पहचान क्या है। हम कहते हैं कि भाई आइडेंटिटी पॉलिटिक्स चल रही है, केवल पहचान की राजनीति, जात की राजनीति चल रही है। जो आपने पूछा भी था कि काम पे वोट पड़ेगा, राम पे वोट पड़ेगा कि जात पे वोट पड़ेगा, राइट। जैसे ही मेरी गवर्नेंस अच्छी होती जाती है, मेरी आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स कम होती जाती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है वो कम होती जाएगी, क्योंकि मुझे अपनी कास्ट की वजह से नहीं मिल रहा है घर, मुझे अपनी कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन की वजह से नहीं मिल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसलिए मुझे घर मिल रहा है, बिजली मिल रही है, टॉयलेट मिल रहा है, कैश ट्रांसफर हो रहा है, मेरे घर में पानी आ रहा है। तो जैसे ही होता है, कास्ट पॉलिटिक्स एकदम से जाती जाती है। अब मैं इसको मिटाने की कोशिश करता हूं, या चलिए इसको रहने देते हैं। एक दूसरा फैक्टर है जो राम पे आते हैं हम लोग। अब देखिए, कांग्रेस ने हमें पिछले 70 साल में एक तरह की राजनीति दी कि माइनॉरिटीज़ को अपीज़ करो, मुस्लिम कम्युनिटी को अपीज़ करो, उनका वोट एन ब्लॉक लो, और साथ में हिंदुओं को कास्ट में डिवाइड करो, राइट। और यही पॉलिटिक्स उन्होंने समाजवादी पार्टी को, टीएमसी को, बहुजन समाज पार्टी को, उन सबको सिखा दी। मतलब उन्होंने कहा कि भाई आपके पास MY हो गया तो आपकी सरकार बन गई, आपके पास मीम भीम हो गया तो आपकी सरकार बन गई, राइट। जब नरेंद्र मोदी आए, नरेंद्र मोदी ने कहा मुझे अपनी संस्कृति पर गर्व है, मैं अगर बाहर भी जाऊंगा तो ताजमहल नहीं गिफ्ट करूंगा, मैं गीता गिफ्ट करूंगा। उन्होंने कहा कि अगर सोमनाथ का मंदिर मुझे अच्छा बनाना तो मैं बनाऊंगा, अगर केदारनाथ का मंदिर खराब है तो उसको मैं ठीक कराऊंगा, अगर काशी कॉरिडोर मुझे बनवाना है तो मैं बनवाऊंगा। उन्हें किसी की चिंता नहीं, वो बनवाएंगे। अगर मुझे ओमकारेश्वर ठीक कराना है तो मैं करवाऊंगा, अगर मुझे उज्जैन महाकाल ठीक कराना है तो कराऊंगा। अगर कोई विदेश से आएगा किसी का राष्ट्रपति तो उसके तमिलनाडु के मंदिर में लेके जाऊंगा, अगर मैं कभी उसे साबरमती लेके जाऊंगा, कभी मैं उसको लेके, शिंजो आबे आएंगे तो मैं उनको लेके बनारस के घाट पर आरती करूंगा। तो ये जो कंसोलिडेशन हुआ, ये जो एक कल्चरल कंसोलिडेशन, जिसको लूज लैंग्वेज में हिंदुत्व भी बोलते हैं, बट आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद हिंदुत्व, कि जो हिंदू आइडेंटिटी की बात करी नरेंद्र मोदी से, जो हिंदू आइडेंटिटी की बात करी नरेंद्र मोदी ने, उससे जो कास्ट बाउंड्रीज हैं वो ब्लर फिर होनी शुरू हो गई। तो एक बार तो कास्ट बाउंड्रीज कैसे ब्लर हुई, अच्छी गवर्नेंस से। एक बार कास्ट बाउंड्रीज कैसे ब्लर हुई, वो हुई क्योंकि हर व्यक्ति ने ब्राह्मण की तरह नहीं हिंदू की तरह सोचना शुरू करा, क्षत्रिय की तरह नहीं हिंदू की तरह सोचना शुरू करा, दलित की तरह नहीं हिंदू की तरह सोचना शुरू करा। और खासकर जो राम मंदिर का जो अनावरण हुआ जनवरी 2022 में, जो राम मंदिर का अनावरण हुआ जनवरी 2024 में, उससे तो वो पीक पे पहुंच गया। तो जो कास्ट बाउंड्रीज फिर से ब्लर हुई। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, जो आपने कहा राम और काम, इन्होंने वोट को कंसोलिडेट कर। इसने किस वोट बैंक को जन्म दिया, इसने एक वोट बैंक को जन्म दिया, इसको मैं बोलता हूं बेनिफिशियरी वोट बैंक, बल्कि एक और कास्ट पैदा हो गई बेनिफिशियरी, जिसको आप लाभार्थी भी बोल सकते हैं। इसने किस वोट बैंक को जन्म दिया, इसने एक और वोट बैंक को जन्म दिया, जिसको मैं कहता हूं
हिंदू वोट बैंक। तो जो कांग्रेस का स्ट्रक्चर था कि भाई मुसलमान का वोट ले लो, हिंदुओं को जाति में बांटो, एक दो जाति को मिला लो और आप 30% पे चुनाव जीत जाओ। भाजपा उस गेम को 35% 40% पे ले गई, बल्कि स्टेट्स में तो 50% के ऊपर ले गई। तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं इन दो फैक्टर के बाद ये नेशनल वेलबींग। नेशनल वेलबींग में हमने देखा है कि जिस तरह से G20 सेलिब्रेट होता है, जिस तरह से बाहर डायस्पोरा से प्रधानमंत्री मिलते हैं, तो ये फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आई थिंक सबसे आखिरी फैक्टर है लीडर और पार्टी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। तो हमारे क्या फैक्टर थे? A, B, C और D। हमने A, B, C और A, B और C देख ली। A क्या था? A क्या था? बेसिकली काम। दूसरा क्या है? पहचान आपकी। जब काम अच्छा होता है तो वोट पहचान पे कम पड़ता है, जब काम बेकार होता है पहचान पे वोट ज्यादा पड़ता है। सी, नेशनल वेलबींग कैसा है? वो हर समय कांस्टेंट रहता है। कुछ सरकारें नेशनल वेलबींग में काम करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। डी जो मैंने फैक्टर बताया जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है लीडर प्लस पार्टी। अब लीडर यहां पे इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम लीडर पे शुरू करते हैं, जिसको हम कहते हैं इस इलेक्शन का मोदी फैक्टर क्या है। देखिए, जब हम मोदी की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, तो नरेंद्र मोदी इज अ फंक्शन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। नरेंद्र मोदी 15 साल वो आरएसएस में रहे, 15 साल वो मतलब बीजेपी में आज भी हैं, बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन में रहे, 13 साल वो सीएम रहे, 10 साल वो पीएम रह चुके हैं। ऑल ऑफ दिस इज नरेंद्र मोदी। And RSS says that RSS is a factory of producing good leaders. उसको बोलते हैं चरित्र निर्माण का हम एक केंद्र है। In fact, I want to claim that Narendra Modi is the best product that RSS factory has created. If I want to prioritize Narendra Modi, right? क्योंकि RSS ने उनको सामाजिक संगठन सिखाया, बीजेपी ने उनको ऑर्गेनाइजेशनल संगठन बनाना सिखाया, सीएम बन के उनको प्रशासनिक काम आया एक स्टेट का, और पीएम बन के उनको एक देश चलाने का प्रशासनिक संबंध आया। तो ये जो 50 साल का उनका जीवन है, दैट मेक नरेंद्र मोदी अ नरेंद्र मोदी। अगर मैं इसके कंपैरिजन में लेता हूं, मैं जो नाम है मेरे दिमाग में आते हैं वो क्या नाम है? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राइट, अभिषेक बनर्जी। और कोई नाम आपको याद आते हैं? ममता बनर्जी के लड़के अभिषेक बनर्जी, राइट। तमिलनाडु स्टालिन, राइट, करुणानिधि। मैं सेकंड नेम पे फोकस क्यों कर रहा हूं? यहां मैंने बताया ये नरेंद्र मोदी राजनीति में क्यों है, वो प्रधानमंत्री के पद के दावेदार क्यों थे 2014 में, वो मुख्यमंत्री क्यों बने, इस सब की वजह से बने। ये लोग क्यों है राजनीति में? क्योंकि ये गांधी हैं, क्योंकि ये यादव हैं, क्योंकि ये यादव हैं, क्योंकि ये बनर्जी हैं, क्योंकि ये करुणानिधि के पुत्र हैं, राइट। ये इनकी मेरिट है, बस इनकी अपनी कोई मेरिट नहीं है, बिकॉज दे आर बोर्न इन ए पॉलिटिकल फैमिली। राहुल गांधी 2 बार से 3 बार से संसद में है, उनकी अटेंडेंस अमूमन संसद में रहती है 40% 50%। हिज अटेंडेंस इज ओनली डिसमल 40 to 50%। यू विल बी अगास्ट, राइट। उनके घर से साइकिल चला के जाएंगे तो आप 10 मिनट में पार्लियामेंट पहुंच जाएंगे। हर व्यक्ति को बड़ा बंगला मिलता है, तो वो रहते कहाँ है 50% समय? चलिए, आपको लगेगा 50% बहुत बुरी है। अखिलेश यादव जब पार्लियामेंट में थे, उनकी अटेंडेंस थी, इनकी थी 50%, उनकी अटेंडेंस थी 33% अखिलेश यादव की, राइट। अभिषेक बनर्जी की अटेंडेंस है 15%। आपको लगेगा ये तो बहुत दूर रहते हैं। अरे भाई, इनको 32 टिकट मिलते हैं। एवरी पार्लियामेंटेरियन गेट्स 32 टिकट्स एवरी ईयर टू एंड फ्रो, और बंगला उनका भी होता है। अखिलेश यादव विल गेट, इफ ही इज एमपी, अभिषेक बनर्जी इज एमपी, ही विल गेट अ बिग हाउस इन दिल्ली, राइट, एंड लॉट ऑफ टिकट्स टू एंड फ्रो मल्टीपल टाइम्स ए ईयर, तब भी इनकी अटेंडेंस 15% है, राइट। सो ये किस वजह से राजनीति में है, ये किस वजह से राजनीति है? तो दैट फैक्टर, ये हमें समझ में आता है तो जनता को भी समझ में आता है, राइट। तो व्हेन एक प्रॉमिस अगर मैं बोलूं कि हम ये वादा करते हैं, अगर ये वादा राहुल गांधी के मुंह से निकलेगा और ये वादा नरेंद्र मोदी के मुंह से निकलेगा, दैट कैरीज अ वेरी डिफरेंट वेट। राहुल गांधी को कोई सीरियस नहीं लेता है, इस वजह से नहीं आपने उसे पप्पू कह दिया, ठीक है, आई डोंट कॉल नेम्स टू एनी पॉलिटिशियन, राइट। लेकिन जब आपकी 40% अटेंडेंस है, 50% अटेंडेंस है, राइट, आप पार्लियामेंट में क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, आप पार्लियामेंट की डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, आप कोई प्राइवेट मेमोरेबल नहीं देखते हैं, आप कहीं दिखते नहीं हैं, आप विदेश में ज्यादा दिखते हैं, केवल इलेक्शन के टाइम पे आप थोड़े एक्टिव हो जाते हैं, देन योर वर्ड्स विल नॉट कैरी वेट, राइट। दैट्स, आई थिंक दैट्स द बिगर इशू। अब एक क्वेश्चन और आता है
एक क्वेश्चन और आता है कि व्हाट आफ्टर मोदी, राइट? ठीक है, मोदी के साथ सब कुछ है, लेकिन इज इट जस्ट अ मोदी फिनोमेना? सो द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आफ्टर मोदी। ठीक है, मोदी हैं, हमने बताया, उनके पास संघ का एक्सपीरियंस है, उनके पास बीजेपी का एक्सपीरियंस है, उनके पास सीएम का एक्सपीरियंस है, उनके पास पीएम का एक्सपीरियंस है, लाइक ए डेडली कॉम्बिनेशन, राइट? समवन हु अंडरस्टैंड द सोसाइटी, someone who understands the organization structure of BJP, how a organization, a large organization like BJP is organized, someone who is being in a state as big as Gujarat, और लोगों से कनेक्टेड है, राइट? लेकिन मोदी के बाद क्या, राइट? हर व्यक्ति की अपनी उम्र है, उसकी शिथिलता है, उसके बाद क्या? I think that's where when I told RSS and BJP have a very good human resource policy. देखिए, हर कॉर्पोरेट में एचआर पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। एचआर पॉलिसी के दो नियम है, एक तो आप अपने आदमी को ग्रूम करते रहिए और बाहर से अच्छे आदमी को लेते रहिए। तो आई थिंक आरएसएस क्या करती है, अपने आदमी को ग्रूम करती है। बीजेपी क्या करती है, बाहर से अच्छे लोगों को लेती रहती है। हमने देखा है, हेमंत बिस्वा बाहर से आए, तो जहां पे भी आपको लगता है इलेक्टोरल गेन्स है या फिर व्यक्ति भी अच्छा है, तो आप उसको लेते गए। तो अभी आप देखिए, केवल अंदर के बाहर के मिला के देयर लॉट ऑफ अमेजिंग पीपल जो एक तरह से नरेंद्र मोदी ने तैयार कर दीजिए। जब भी पोस्ट मोदी एरा आएगा, आई विल कॉल इट अ पोस्ट मोदी एरा, राइट? वो अलग बात है कि आई थिंक पोस्ट मोदी एरा ओनली मोदी विल डिसाइड, बिकॉज ही लुक्स लाइक यंग, लाइक अ 25-year-old, राइट? उनकी उम्र की कभी चर्चा नहीं होती। ही इज 73 years of एज, लेकिन उनकी उम्र इज नेवर अ डिस्कशन, बिकॉज वो 10 दिन की विदेश की यात्रा करके आते हैं, रात को एक मीटिंग लेते हैं, सुबह किसी साइट पर ले जाते हैं, शाम को एक रैली करते हैं। हम लोग अपनी उम्र में नहीं कर सकते ऐसा, राइट? सो जब भी पोस्ट मोदी एरा आएगा, जो कम से कम 10 साल बाद तो आएगा, वो आज से तो 2034 की बात कर रहे हैं, तब हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, या आज भी हमें लगता है कि अगर हमें ऑप्शन देखना है तो क्या क्या है? अमित शाह, उम्र अभी 60 भी नहीं, इज लेस देन 60, गुजरात में लंबे समय मंत्री रहे, ऑर्गेनाइजेशन की समझ है, होम मिनिस्टर रहे हैं मोदी के साथ, पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, पार्टी भी समझ में आती है, रणनीति भी समझ में आती है, चाणक्य माने जाते हैं, 370 सीए जैसे कानून, अमेजिंग अमेजिंग एक्सपीरियंस। ऐसे नहीं इनका नाम शाह है, ये गुजराती हैं इस वजह से नहीं, गुजरात से तो बहुत सारे लोग नरेंद्र मोदी के साथ, बिकॉज ऑफ दैट एक्सपीरियंस, राइट? और इसी वजह से आप भाजपा में ऊपर जा पाएंगे, ना कि आप गांधी हैं, यादव हैं या शाह हैं। योगी आदित्यनाथ, उम्र है 52, 19 साल पार्लियामेंट में रहे, 6 साल से मुख्यमंत्री हैं, अब ये पूरा टर्म कर लेंगे तो 10 साल के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। उम्र होगी केवल 55 साल। पार्लियामेंट में कैसे प्रोसीजर पास होते हैं उसकी भी समझ है, इतना बड़ा स्टेट संभाल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के लिए माने जाते हैं, डेवलपमेंट के लिए माने जाते हैं, अमेजिंग कैंडिडेट। देवेंद्र फडणवीस, मेयर, पार्टी के अध्यक्ष रहे, मेयर से लेकर मुख्यमंत्री बने, और जब पार्टी को जरूरत पड़ी तो उप मुख्यमंत्री बनने को भी तैयार हो गए, राइट? इंग्लिश हिंदी बोल सकते हैं, उम्र मेरे ख्याल से 55 के आसपास है, अमेजिंग कैंडिडेट। स्मृति ईरानी, उम्र मेरे ख्याल से 45 से भी कम है। हम लोग पॉलिटिक्स में होते हैं जायंट स्लेयर, मतलब जिसने बड़े कैंडिडेट को हराया, राहुल गांधी को चुनाव हराया, अमेठी से चुनाव हराया, उनको खदेड़ के वायनाड ले गई। बहुत अच्छा बोलती हैं, कई भाषाओं में बोलती हैं, इंग्लिश, हिंदी, बांग्ला, गुजराती, बहुत सारी भाषाएं बोलती हैं, पंजाबी अच्छी बोलती हैं, टीवी में कलाकार रही हैं, चर्चित चेहरा हैं, मंत्रालयों में रही हैं, एक्सपीरियंस भी है, बोलती बहुत अच्छा है, क्राउड पुलर हैं, गवर्नेंस भी समझ आती है, अमेजिंग कैंडिडेट। हेमंत बिस्वा, बाहर से बोरोड है, कांग्रेस से आए, नॉर्थ ईस्ट में भाजपा को केवल आसाम में नहीं बाकी जगह पकड़ बनाने में हेल्प करी, अब मुख्यमंत्री बन गए, सेंटर में मंत्री भी रहे, पहले रहे यूपीए में, तो कांग्रेस का भी एक्सपीरियंस है, समझ भी अच्छी है, उम्र भी मेरे ख्याल से 55-56 ही है केवल, और अमेजिंग कैंडिडेट, राइट? लिस्ट बहुत लंबी। एक नाम और लेना चाहूंगा, के अन्नामलाई, बाहर से, मतलब किसी और पार्टी से नहीं आया, मतलब एक तरह से लिटरल एंट्री है। IIM लखनऊ से मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है, IPS ऑफिसर है, कर्नाटका कैडर से, मेरे ख्याल से 2010 बैच के, 9 बैच के हैं। भाजपा में आए कुछ समय पहले और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बन गए, ही बिकेम द स्टेट प्रेसिडेंट। एन मक्कल बोल के यात्रा कर रहे हैं पिछले काफी समय से, उन्होंने 100 दिन में पूरे तमिलनाडु की एक एक सीट को घूमा। जो भाजपा का वोट 5% के आसपास हुआ करता था, सारे ओपिनियन पोल्स बता रहे हैं कि वो वोट अब डबल डिजिट में 20% के आसपास पहुंच जाएगा। अमेजिंग कैंडिडेट एंड ओनली 40 years of age, राइट? तो इस तरह के लोगों को इतना बड़ा रोल प्ले करने का मौका देना itself is गुड HR पॉलिसी, राइट? कि आप उनको मौका दे रहे हो अच्छा काम करने का, लेकिन आप उनको कुछ काम ही नहीं देते तो कैसे इनकी प्रतिभा का पता लगता? सो आई एम श्योर आई एम मिसिंग मेनी नेम्स,
बट द आइडिया इज आफ्टर पोस्ट मोदी ऑल्सो देयर आर बैटरी ऑफ लीडर्स अवेलेबल, राइट? तो अगर किसी भी पार्टी को बीजेपी को मैच करना है तो वो ए बी सी डी सब में मैच करना पड़ेगा। मतलब आपको अच्छा काम भी करना पड़ेगा कि लोगों की लाइफ में चेंज भी लाना पड़ेगा, और आपको अगर पहचान की राजनीति नहीं करनी है तो अच्छा काम बहुत ज़्यादा जरूरी है, और आपको कल्चरली उनको बाइंड करके रखना पड़ेगा जिससे वो अनब्लॉक वोट करे। देखिए, मैं ही नहीं कह रहा हूं कि पहचान को बिल्कुल डिसॉल्व कर दीजिए, और भाजपा पहचान की राजनीति नहीं करती है। बीजेपी डज पहचान की राजनीति थ्रू रिप्रेजेंटेशन। व्हाट डू आई मीन बाय रिप्रेजेंटेशन? रिप्रेजेंटेशन मतलब जब मैं टिकट दे रहा हूं तो हर तरह के लोगों को टिकट दूं, जब मैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना रहा हूं तो हर तरह के व्यक्ति को बनाऊं। ठीक है, हमारे पिछले राष्ट्रपति दलित समाज से आते थे, हमारी अभी की राष्ट्रपति ट्राइबल समाज से आती हैं, प्रधानमंत्री खुद ओबीसी समाज से आते हैं, उनके कैबिनेट में महिला, पुरुष, यंग, हर जाति के, हर प्रदेश के लोग हैं। तो रिप्रेजेंटेशन जिससे हर व्यक्ति को रिप्रेजेंटेड लगे, और यही डेमोक्रेसी की खूबी है कि मुझे लगे कि मेरे जैसा व्यक्ति भी है, वहाँ युवा भी है, वहाँ महिला भी है, वहाँ बुजुर्ग भी है, वहाँ इस जाति का भी है, वहाँ इस धर्म का भी है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके नाम पर राजनीति मत करिए, राजनीति आप काम पे करिए, उनको रिप्रेजेंटेशन दीजिए। तो आई थिंक दिस इज द एबीसीडी ऑफ अ वोटर्स माइंड। और वोटर ये सोच के जाता है, और 2024 में जो सबसे बड़ी चीज होगी वो होगी काम प्लस राम। एंड राम बेसिकली में एब्रिविएशन पूरे थॉट को, जो कल्चरल रेनेसां भारत में आया है, भारत को भारतीय की तरह से सोचने के लिए प्रेरित कराया नरेंद्र मोदी ने। जो हिंदू ब्लॉक है 80% का, उसको हिंदू की तरह सोचने में शर्म नहीं आती है। पहले हमें एक तरह से हीन भावना जगाई गई कि भाई हिंदू होना एक शर्म की बात है, आप टीका लगा के आ जाएंगे तो आपको कोई शर्म करेगा, आप गीता किसी को गिफ्ट करेंगे तो कोई आपको हीन भावना से देखेगा। तो उससे एक तरह से जो हिंदू वोट कंसोलिडेट हुआ है, और काम से जो लाभार्थी की तरह आदमी वोट कर रहा है, तो ये दोनों लेके मेरे ख्याल से 2024 में ईवीएम में जाएगा आदमी। तो इससे मेरे ख्याल से आपको समझने में मदद मिलेगी कि वोटर इस समय भारत का क्या सोच रहा है।